वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के लिए यूनिट नंबर 8 जिसका अपना नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे ने अभी तक इस यूनिट की लास्ट वीडियोज़ वॉच नहीं की हैं वो पहले उन वीडियोज़ को वॉच कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल। होता ऐसा है, बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने एटम से रिलेटेड कुछ बातें कही थी। अब वो बातें क्या हैं, उन सभी बातों को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पहले पोस्टुलेट की। मान लीजिए कि ये है हमारे पास में कोई एक एटम। तो बोर्स ने अपने पहले पोस्टुलेट में ये कहा था कि हर एक एटम के सेंटर पर एक टाइनी कोर प्रेजेंट होती है। और उस टाइनी कोर की खास बात होती है कि एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो उस टाइनी कोर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और एटम का लगभग सारा मास भी उसी टाइनी कोर के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो टाइनी कोर होती है, इस टाइनी कोर को हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो ये जो बेटा छोटी सी टाइनी कोर आपको दिखाई दे रही है ना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की खास बात होती है कि इसके अंदर एटम का सारा तो पॉजिटिव, बोले तो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ऑलमोस्ट मास इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए बच्चों बात करते हैं इनके सेकंड पोस्टुलेट की। मान लीजिए कि यह है हमारे पास में एक एटम। हम सभी जानते हैं कि एटम के सेंटर पर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब हमें यह भी पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में, यहां बेटा डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा था कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में करते हैं रिवॉल्व, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, जिसकी वजह से एटम होल एज होता है न्यूट्रल। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, जिसकी वजह से एटम होल एज होता है न्यूट्रल। तो चलिए बच्चों बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट के लिए। मान लीजिए कि यह है हमारे पास में एक एटम और एटम के सेंटर पर होता है उसका अपना न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मैंने माना कि ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और मैंने लेट कर लिया कि सर्कुलर ऑर्बिट का जो अपना रेडियस है वो है स्मॉल r। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करने की जो इसकी अपनी वेलोसिटी होगी वो मैंने लेट कर लिया बच्चों v है कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है? v वेलोसिटी से। तो होता ऐसा है, जब ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के मास और वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन पर सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv² बाई कितना? r। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को पकड़कर बाहर खींचेगा। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहता है तो इसे एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि सेंटर की तरफ होनी चाहिए, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इसे रिवॉल्व करने के लिए अंदर की तरफ एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे यहाँ पर रिक्वायर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इसे न्यूक्लियस के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज
के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोवाइड कराता है। तो बोर्स ने हमसे थर्ड पोस्टुलेट में ये बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इसे रिवॉल्व करने के लिए है ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो मैं यहाँ पर एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम एक्सप्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं इस रेडियस के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा था तो इस पर लगा है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैंने इस बात को लिखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने एफ सी से रिप्रेजेंट किया और वैल्यू होती है बच्चों एम वी स्क्वायर बाई कितनी? आर। दूसरी बात ये कि ये जो न्यूक्लियस है जिसका चार्ज होता है प्लस का जेड ई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। अब जो न्यूक्लियस ने इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाया है जिसे हमने बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आप ये भी जानते हो कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर काम कर रहा है कौन से फोर्स का? सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है और सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो मैंने इस बात को यहां पर लिखा कि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दो या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कह दो। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जिसे हम एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले फॉर्मूले से, इनटू में होता है Q1 पहला चार्ज, और पहला चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस का जो कि है ZE, तो हो जाएगा ZE। और दूसरा चार्ज यहाँ पर कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि है कितना बच्चों? E। तो ZE और इनटू में हो गया E और डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के, और वो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? R। तो मैंने लिखा बच्चों डिवाइडेड बाई हो जाएगा R स्क्वायर। मैं यदि इसे और भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ FE इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हो जाएगा ये कितना? ZE स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। अब आप सभी जानते हो कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में तब घूम पाती है जब उस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल और अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को करते हैं बैलेंस। तो अब यदि हम यहाँ पर कहें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर मैं यहाँ पर आपसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन बात करूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC के। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? वो है यहाँ पर बच्चों ये जो वर्ड है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, इसे मैंने यहाँ पर के से रिप्रेजेंट किया। तो ये हो जाएगा बच्चों K ZE स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा कितना? R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बराबर होगी FC, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर mv स्क्वायर बाई किसके? R के। तो यहाँ से इस R से इसकी पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल करके आएगा रेडियस के लिए, और वो हो जाएगा कितना? K ZE स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा mv स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिससे हम रेडियस को भी फाइंड करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए बच्चों बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की। मान लीजिए ये है हमारे पास में एक एटम, और एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बोर्स ने बेटा हमें ये बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एटम के अंदर केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर रिवॉल्व करते समय इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या तो h बाई कितना होगा? 2 पाई। h बाई कितना होगा बच्चों? 2 पाई, या इसका डबल होना चाहिए या होना चाहिए 3 टाइम्स। बोले तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होना चाहिए।
उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन केवल रिवॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, मतलब कहने का ये है कि ये होगी होल नंबर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगी बच्चों? होल नंबर की फॉर्म में। और भी यदि आप लिखना चाहो तो आप जानते हो कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे हम mrv से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू NH अपॉन किसके होनी चाहिए? 2 पाई के। यह है बच्चों इनका फोर्थ पोस्टुलेट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनके अंदर रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इनके फिफ्थ पोस्टुलेट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। मैंने ये माना बच्चों कि ये है मेरे पास में एक एटम। अब हम सभी ये जानते हैं कि एटम के सेंटर पर होता है उसका अपना न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ये माना कि इनिशियली कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपनी ग्राउंड स्टेट में है। कौन सी स्टेट में बच्चों? ग्राउंड स्टेट में। तो मैंने लिख दिया इस बात को कि ये वाली जो स्टेट है इसकी, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करते वक्त इसकी जो अपनी एनर्जी है वो मैंने E1 लेट कर ली। तो जब ये एटम रूम टेम्परेचर पर होता है तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में होता है। अब यदि हम बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कौन सी स्टेट में चला जाता है बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद अब यदि ये वापस से इलेक्ट्रॉन, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में था, मैंने बाहर से इसे कुछ एनर्जी दे दी तो ये पहुंच गया है अब एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में पहुंच गया बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में। तो मैंने इस बात को यहां पर लिख दिया कि यह है इसके लिए एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में रिवॉल्व करते समय इसके पास जो अपनी एनर्जी है वो इस वाली स्टेट से तो ज़्यादा होगी, और वो एनर्जी मैंने यहाँ पर E2 लेट कर ली। कितनी लेट कर ली बच्चों? E2। तो होता ऐसा है, जब ये इलेक्ट्रॉन अब इस एक्साइटेड स्टेट से यदि वापस आना चाहे ग्राउंड स्टेट में तो इसे अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो बोर्स ने हमें ये बताया था कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में होता है और वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहे या किसी लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहे, तो जब वो जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है ना, तो वो बच्चों एनर्जी को रिलीज करता है। और एनर्जी जो यहाँ रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी। किसकी फॉर्म में रिलीज होगी बच्चों? लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी। मतलब जब ये इससे जंप करके नीचे वाली ऑर्बिट में आएगा तो यहाँ से बच्चों ये जो जंप करेगा तो जंप करने से जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होगी। मतलब कि यहाँ पर E2 एनर्जी इतनी थी, जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी होनी कितनी चाहिए थी? E1। तो यहाँ से E2 माइनस E1 जो होगा वो h न्यू के बराबर होगा। न्यू होती है बच्चों यहाँ पर जो लाइट रेडिएट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।